हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी जुडिशरी में पूछा गया क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, जो कि 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं। एक पर्सन है जो कि HEL कॉलोनी भोपाल में रहता है। क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं, जो कि HEL कॉलोनी भोपाल में रहता है, वो 1 मई 1998 को रात करीब 10 बजे खाना खाकर अपने घर को लॉक करके पड़ोस में ही किसी मैरिज को अटेंड करने गया, जो कि उसी की कॉलोनी में थी। जब वो मैरिज सेरेमनी अटेंड करके रात करीब 3 बजे घर पे लौटा तो उसने देखा कि उसके घर का जो ताला है वो टूटा हुआ है और उसके घर के अंदर से उसकी हीरो बाइसिकल, जिसका नंबर है H5394, वो नहीं है, उसको कोई ले गया है। वो जो ए है, ये पर्सन, ये पुलिस स्टेशन गया, इसने FIR लॉन्च कराई। सब इंस्पेक्टर बी ने इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट किया। जब ये सब इंस्पेक्टर बी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सी से इन्हें पता चला कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम मिडनाइट में डी को इस घर के आसपास देखा गया था। डी को जब कस्टडी में लिया गया, जो ये सब इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने मीमो प्रिपेयर किया और उससे एक्यूज डी के साइन करवाए। जो विटनेस ई और एफ हैं, जिनकी प्रेजेंस में ये मीमो बनाया गया, उनके भी साइन करवाए। ये जो बाइसिकल है जिसका नंबर है H5394, ये इसके रूम से ही रिकवर हुई, यानी ये जो डी पर्सन है इसके रूम से ही रिकवर हुई। और उसके बाद एक सीजर मीमो प्रिपेयर किया गया और बाइसिकल को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन कराई जा सके। आइडेंटिफिकेशन करवाई गई और ए ने अपनी बाइसिकल को आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये बाइसिकल उसी की है। इन्वेस्टिगेशन क्लोज हुई। पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए डी के अगेंस्ट और उसे इस ऑफेंस के लिए ट्राई किया। डिफेंस में एक्यूज ने कहा कि एक्यूज्ड के और कंप्लेनेंट के जो आपस के रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए कंप्लेनेंट ने झूठे केस में एक्यूज्ड को फंसाया है। इसके बाद क्वेश्चन में दी गई है हमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जिसमें फर्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस कंप्लेनेंट ए ही है, जिसने आकर ये पूरा इंसिडेंट बताया कि उस दिन उसके हाउस ब्रेकिंग हुई है और उसके घर के अंदर से हीरो बाइसिकल नंबर H5394 चोरी हुई है, जिस पे उसने FIR लॉन्च कराई है। उसने अपनी जो बाइसिकल है ये आइडेंटिफाई भी करी है कोर्ट में। उसके साथ ही कंप्लेनेंट ने कोर्ट में अपनी जो बाइसिकल थी वो आइडेंटिफाई करी और इस आइडेंटिफिकेशन परेड के जो फैक्ट्स थे उनको डिपोज किया और उसके मीमो को भी प्रेजेंट किया और इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की गई, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन निल है। साथ ही प्रोसिक्यूशन ने अपने अगले विटनेस ई और एफ को प्रोड्यूस किया ताकि वो सीजन मीमो को प्रूव कर सके, पर उन्होंने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया, वो हॉस्टाइल हो गए। और जब इन्हें प्रोसिक्यूशन ने ही क्रॉस एग्जामिन किया, क्योंकि जब हॉस्टाइल हो गए हैं तो प्रोसिक्यूशन ही अब उन्हें क्रॉस एग्जामिन करेगा। तो प्रोसिक्यूशन ने जब उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया तो उन्होंने अपने जो सिग्नेचर उनके मीमो पर हैं उसको एडमिट किया और साथ ही उन्होंने ये बात भी एडमिट करी कि एक्यूज ने उन्हें थ्रेटन किया कि वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट ना करे। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपना अगला विटनेस सी को एग्जामिन करवाया। सी आकर कोर्ट में डिपोज करता है कि उसने एक्यूज्ड को आधी रात में उस रेलेवेंट डे पर ए के घर के पास देखा था जब उसे, और इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं की गई, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पर भी निल है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपना नेक्स्ट विटनेस जो सब इंस्पेक्टर बी हैं उन्हें एग्जामिन करवाया। सब इंस्पेक्टर बी कोर्ट में आकर कहते हैं कि उन्होंने मीमो प्रिपेयर किया और जो सीजर मीमो प्रिपेयर, जो भी मीमोज हैं, अरेस्ट मीमो और सीजर मीमो, वो प्रिपेयर की और इन्वेस्टिगेशन करी। उसके साथ ही जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो इनके सामने सजेशन आई कि इन्होंने झूठा कंप्लेनेंट के साथ मिल के ये सारा फॉल्स इम्प्लीकेशन एक्यूज के ऊपर करी हैं, तो इन्होंने इस सजेशन को डिनाई किया। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने नेक्स्ट विटनेस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जी को एग्जामिन करवाया, जिन्होंने आकर कोर्ट में ये बात कही कि उन्होंने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई है और आइडेंटिफिकेशन मीमो प्रिपेयर किया है उस बाइक का, और इनकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की गई। और एक्यूज्ड ने अपनी साइड से अपने डिफेंस में कोई भी विटनेस कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। उसके बाद आर्ग्यूमेंट हुई जिसमें प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया कि जो भी एविडेंस थे और जो चार्ज एक्यूज के अगेंस्ट
फ्रेम किया गया है वो प्रूव होता है। डिफेंस ने अपनी आर्ग्यूमेंट में कहा कि ई और एफ जो इंडिपेंडेंट विटनेस थे उन्होंने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया है। साथ ही डिफेंस में उसने ये भी कहा कि वो 19 ईयर्स का स्टूडेंट है तो उसको प्रोबेशन लॉ में बेनिफिट मिलना चाहिए, उसने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई ऑफेंस किया है। उसके इस एक्ट के अलावा उसका हमेशा एक्ट अब तक गुड रहा है। उसने अपने डिफेंस में ये सारी बातें करी। अब ये तो थे हमारे फैक्ट्स, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस और डिफेंस की एविडेंस। अब लिखना स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग। देखिए, क्योंकि हम क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं तो क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में हमें पता है कि सबसे पहले हम फ्रेम करते हैं चार्ज। तो यहाँ चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि चार्ज इतना अच्छे से फ्रेम होना चाहिए ताकि एक्यूज्ड को पूरा क्लियर नोटिस मिले कि उसके किस एक्ट से कोई ऑफेंस हो गया है, और ये जो भी ऑफेंस हुआ है ये हमें सीक्वेंस से ही चार्ज फ्रेम करनी है। जैसे इस केस में सबसे पहले हाउस ब्रेकिंग हुई होगी और उसके बाद चोरी हुई होगी, तो सबसे पहले हम हाउस ब्रेकिंग का चार्ज फ्रेम करेंगे और उसके बाद हम थेफ्ट का चार्ज फ्रेम करेंगे। साथ ही जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो रेलेवेंट डे, टाइम और प्लेस लिखा जाएगा। साथ ही जो भी एक्यूज है उसकी कंप्लीट डिटेल्स लिखी जाएंगी। एक्यूज का नाम, एक्यूज के फादर का नाम। स्टार्ट करते हैं चार्ज फ्रेम करना। सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में द कोर्ट ऑफ, जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उनका नाम आएगा, उनकी डेजिग्नेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट है भोपाल और स्टेट है मध्य प्रदेश। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। इन चारों में से जो जो चीज़ आपको पता है उसको आप फिल कर देंगे और जो चीज़ नहीं पता है उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। जैसे हमारे केस में हमें पता है कि पुलिस स्टेशन HEL कॉलोनी भोपाल की है और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन 2 मई 1998 की है। CIS नंबर और क्रिमिनल केस नंबर हमें नहीं पता है तो उसे हम ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन जो भी है उसका डिटेल्स आ जाएंगी। और ये हो गए प्रोसिक्यूशन। क्योंकि ये केस FIR पे लॉन्च हुआ है तो प्रोसिक्यूशन स्टेट होगी। अगर ये कंप्लेंट फाइल करता मैजिस्ट्रेट के सामने तो यहाँ कंप्लेनेंट का नाम आता, वर्सेस जो भी एक्यूज्ड है उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। एक्यूज्ड का नाम, उनके फादर का नाम, उसकी एज, उसका रेजिडेंस ऑफ, उसका पुलिस स्टेशन, और फिर राइट हैंड साइड पे लिख देंगे कि ये एक्यूज्ड पर्सन है। सेंटर में लिखेंगे चार्ज कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आप लिखेंगे आई, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी नाम है अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो उनका नाम आएगा, अदरवाइज ये प्लेस ब्लैंक रहेगा। आई, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। चार्ज यू द एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड पर्सन की फिर पूरी डिटेल्स आएंगी, एक्यूज्ड का नाम और उसके फादर का नाम। क्या चार्ज कर रहे हो? सबसे पहले उसने क्या किया है, रात को उसके घर में हाउस ब्रेकिंग करी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि तो एक्यूज्ड पर्सन ने 1 मई 1998 को रात के करीब HEL कॉलोनी भोपाल में कंप्लेनेंट के घर का ताला तोड़कर इलीगली उसके घर में एंटर हुए हो ताकि तुम वहाँ से बाइसिकल जिसका नंबर H5394 है उसको ले जा सको। इसलिए तुमने जो ऑफेंस कमिट किया है वो है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 457 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में और इस कोड के कॉग्निजेंस में है। अब यहाँ पे जो भी एक्ट होगा हमें उसका पूरा नाम लिखना है उसके ईयर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट चार्ज हम इसके ऊपर फ्रेम करेंगे कि एक्यूज्ड ने उस अलेज्ड डेट, टाइम और प्लेस पर जो हीरो होंडा बाइसिकल है जिसका नंबर H5394 है वो कंप्लेनेंट के घर से उठाई है बिना उसकी कंसेंट से, इसलिए ऑफेंस उसने कमिट किया है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 380 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। अब ये चार्ज फ्रेम कर देने के बाद अगर आपको कोई और सेक्शन में लगता है कि चार्ज फ्रेम होना चाहिए तो आप वो भी फ्रेम कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जो सेक्शन की आइडेंटिफिकेशन है वो प्रॉपर होने चाहिए, कोई भी सेक्शन आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और जो सेक्शन का मार्जिनल नोट है वो बिल्कुल अच्छे से जैसा कि एक्ट में दिया गया है
वैसा ही फ्रेम होना चाहिए। मतलब मेनली आपको क्या है, अगर जजमेंट राइटिंग में आपको कमांड करनी है तो क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग के लिए आईपीसी के जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनमें से हमारी जजमेंट राइटिंग आती है, तो आपको उन सभी का सेक्शन नंबर, उनके जो भी कीवर्ड्स हैं सेक्शन के वो, और जो उनका मार्जिनल नोट है उस पर कमांड करनी होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि कोर्ट डायरेक्ट करती है एक्यूज्ड पर्सन को कि उसे ये कोर्ट ट्राई करेगी जो भी उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए हैं उनके लिए। उसके बाद राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे साइन एंड सील जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे डेट और प्लेस आ जाएगी। उसके बाद चार्ज फ्रेम कर देने के बाद बात आती है प्ली ऑफ एक्यूज्ड की, जहाँ पे चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड को बताया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सेंटर में प्ली ऑफ एक्यूज्ड और लिखेंगे कि चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड को बताया गया, जिस पे उसने कहा कि वो इनोसेंट है, उसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है, उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उनकी पहले से दुश्मनी चली आ रही है। एक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता है और ट्रायल फेस करना चाहता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर साइन हो जाएंगे एक्यूज्ड के, उसके बाद राइट हैंड साइड पे साइन होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, फिर उनका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख दिया जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम जजमेंट राइटिंग। यहाँ भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे द कोर्ट ऑफ, कोर्ट का नाम आएगा, जो भी जज होंगे उनका नाम आएगा, उनके डेजिग्नेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फिर उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे प्रिजाइडेड बाय, यहाँ पे जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनका नाम आएगा। राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसा कि हमने चार्ज के टाइम पे किया था सेम वही चीज़। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश, जो भी डिटेल्स हमें दी गई हैं वो सब आ जाएंगी। वर्सेस जो भी एक्यूज हैं उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की साइड से कौन से काउंसिल अपीयर हो रहे हैं। तो जो भी काउंसिल अपीयर हो रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन यहाँ पे स्टेट है तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो काउंसिल होंगे वो होंगे ADPO, और डिफेंस की साइड से जो भी काउंसिल होंगे उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे जजमेंट, जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे प्रोनाउंस्ड ऑन, यहाँ पे वो डेट आएगी जिस दिन आप एग्जाम में जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे पैरा नंबर 1 से लेकर पैरा नंबर 5 तक जो भी पैराज हैं इनका सीक्वेंस हर क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में सेम रहेगा। पैरा 1 में हम लिखेंगे कि एक्यूज्ड पे किन किन सेक्शंस में चार्ज फ्रेम किए गए हैं। पैरा नंबर 2 में लिखेंगे कि अगर कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है उसको। पैरा नंबर 3 में हम प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी लिखेंगे। पैरा नंबर 4 में हम 313 की बात लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दी गई है 313 की बात तो भी हम खुद से लिखेंगे, क्योंकि CRPC का जो सेक्शन 313 है वो मैंडेटरी है हर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए। तो भले ही क्वेश्चन में ना दिया गया हो, प्रिज्यूम करते हुए पैरा नंबर 4 में 313 की बात आएगी। पैरा नंबर 5 में आएंगे पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, जिन जिन सेक्शंस में चार्ज फ्रेम हुए हैं उन सेक्शंस में पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनेंगे कि कोर्ट को क्या डिटरमाइन करते हुए एक्यूज्ड को कन्विक्ट करना है या फिर एक्विट करना है। स्टार्ट करते हैं पैरा 1 से। यहाँ लिखेंगे इस केस में एक्यूज्ड को चार्ज किया गया है सेक्शन 457 और सेक्शन 380 ऑफ इंडियन पीनल कोड के लिए, और जहाँ पे भी अब हमें इंडियन पीनल कोड लिखना है वहाँ पे हम लिखेंगे IPC कि इस एक्यूज्ड ने हाउस ब्रेकिंग करी है नाइट में इन ऑर्डर टू कमिट, कि वो घर के अंदर घुसकर चोरी कर सके, और ये घर एक ड्वेलिंग हाउस है। पैरा नंबर 2 में एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है। अनडिस्प्यूटेड फैक्ट हम कह सकते हैं एडमिटेड फैक्ट। तो जब कंप्लेनेंट ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्यूज ने एडमिट करी हो, तो हम लिखेंगे यहाँ कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है, यानी सारे फैक्टर डिस्प्यूट में हैं। पैरा नंबर 3 में हम लिखेंगे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, जो कि ब्रीफ में है कि 1 मई 1998 को जब रात को 10 बजे वो खाना खाकर कंप्लेनेंट जो है घर को लॉक कर कॉलोनी में ही किसी मैरिज को अटेंड करने गया। जब वो वापस आया रात को करीब 3 बजे तो सुबह करीब 3 बजे तो उसने देखा कि उसका घर का जो ताला है वो टूटा हुआ है, और उसके घर के अंदर जो उसकी नई हीरो बाइसिकल थी जिसका नंबर H5394 है वो नहीं है। वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन गया और उसने FIR लॉन्च कराई। सब इंस्पेक्टर B हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस ऑफेंस को। इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट मीमो प्रिपेयर किया गया, बाइसिकल रिकवर करी एक्यूज के घर से ही विटनेसेस की प्रेजेंस में, और सीजर मीमो बनाया गया। बाइसिकल को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास सेंड किया गया उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए।
और आइडेंटिफिकेशन के बाद चार्जशीट सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में कोर्ट के सामने फाइल कर दी गई और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सेक्शन 190 क्लोज बी में। ये जो चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आई, ये क्वेश्चन में नहीं दी गई है, पर खुद से प्रिज्यूम करते हुए ये चीज़ हमें लिखनी है। और हम जितना अच्छे से चीज़ों को अप्रेज करेंगे और सेक्शन के साथ लिखेंगे तो हमें उसका मार्क्स में बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको एग्जैक्ट सेक्शन पता है तो उसको मेंशन कीजिए, अगर एग्जैक्ट सेक्शन नहीं पता है तो उस चीज़ को स्किप कर दीजिए। उसके बाद पैरा नंबर 4 में लिखेंगे कि जब चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड को बताया गया तो उसने गिल्टी प्लीड नहीं किया और कहा कि वो ट्रायल को फेस करना चाहता है। उसके बाद पैरा नंबर 4 में लिखेंगे कि जब चार्ज को रीड करके एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड को बताया गया तो उसने कहा कि वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है और ट्रायल को फेस करना चाहता है। और जब उसे 313 में पर्सनली एग्जामिन किया गया तो उसने डिफेंस लिया कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया है क्योंकि हमारी पहले से ही दुश्मनी चली आ रही है। देखिए, अब यहाँ फ्रेम करते हैं पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। यहाँ पे अगर हम इसका प्रिंट देखें बुक का तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाया थेफ्ट का और उसके बाद बनाया है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का। पर हमें पहले हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करनी है क्योंकि जिस सीक्वेंस में ऑफेंस हुआ है हमें पहले वो करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड वाला जो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन है वो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे और लिखेंगे कि क्या उस अलेज्ड डेट, टाइम और प्लेस पर एक्यूज्ड इलीगली कंप्लेनेंट के घर में घुसा, उसके घर का ताला तोड़कर ताकि वो घर के अंदर घुसकर चोरी कर सके, इसलिए क्या उसने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कमिट करी है, क्वेश्चन मार्क। फिर सेकंड हम पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाएंगे जो इसका फर्स्ट वाला है कि क्या उस अलेज्ड डेट, टाइम और प्लेस पर एक्यूज्ड ने डिसऑनेस्टली हीरो बाइसिकल जिसका नंबर H5394 है बिना कंप्लेनेंट की कंसेंट से कंप्लेनेंट के घर से ले गया, इसलिए उसने क्या थेफ्ट ड्वेलिंग हाउस में कमिट किया है, क्वेश्चन मार्क। थर्ड हम बनाएंगे कि क्या इस केस में एक्विटल होनी चाहिए या फिर कन्विक्शन होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पैरा के बाद आप सेंटर में लिखेंगे रीज़न फॉर डिटर्मिनेशन। जो भी हमने पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाए हैं उसे अब हम एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे विद रीजंस। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को इकट्ठा लेकर चलेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक पॉइंट को अलग अलग अप्रिशिएट करें, और अगर आपके पास टाइम है तो अलग अलग आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम इन सबको इकट्ठा लेकर चल रहे हैं। तो आप लिखेंगे पॉइंट 1, 2, 3 एविडेंस की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए और कोर्ट का रिकॉर्ड ओवरबर्डन ना हो इसलिए सारे पॉइंट्स को हम इकट्ठा एनालाइज और डिटरमाइन करेंगे। सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग पूरे केस को प्रूव करने का जो बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है और कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि कोर्ट एक्यूज्ड को इनोसेंट ही प्रिज्यूम करेगी। अगर प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूव करना चाहता है तो उसे बिना किसी रीजनेबल डाउट के कोर्ट के सामने उसके गिल्ट को प्रूव करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन अपने बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए एग्जामिन कराता है सबसे पहले कंप्लेनेंट ए को एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो कि प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी को सपोर्ट करता है, यानी जो FIR है वो सेम बात ही कंप्लेनेंट ने कोर्ट में आकर कही है और आकर कोर्ट में ये कहा है कि 1 मई 1998 को जब रात को 10 बजे खाना खाने के बाद अपने घर को लॉक करके वो कॉलोनी में ही किसी मैरिज को अटेंड करने गया, तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि इसने ओकेजन कॉन्स्टिट्यूट किया है कि एक्यूज्ड अपॉर्चुनिटी को कार्व आउट करते हुए इस ऑफेंस को कमिट कर सके। कैसे कि जब उसे पता चला कि कंप्लेनेंट घर में नहीं है तो एक्यूज्ड को लगा ये सही मौका है अपने उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने का, तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 में। उसके बाद जब वो वापस सुबह करीब 3 बजे घर आया तो उसने देखा कि उसके घर का जो ताला है वो टूटा हुआ है और जो उसकी बाइसिकल थी जिसका नंबर H5394 है वो मिसिंग है। ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये इफेक्ट है उस फैक्ट इन इशू का कि आकर उसने देखा कि घर में चोरी नहीं है और हमारा फैक्ट इन इशू क्या है कि घर का ताला तोड़कर चोरी हुई है। तो ये जो फैक्ट होगा ये इफेक्ट हुआ उसका और रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने साथ ही ये भी कहा कि जैसे ही उसने ये इंसिडेंट देखा वो पुलिस स्टेशन गया और उसने FIR लॉन्च कराई, तो तुरंत ही जैसे उसने देखा पुलिस स्टेशन गया और FIR लॉन्च कराई। ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है जो कि रीजनेबली और लॉजिकली कनेक्टेड है पहले वाली चीज़ से, कि जैसे ही उसने इंसिडेंट देखा वो तुरंत गया और FIR
लॉन्च कराई। तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ जहाँ पे जो भी फैक्ट रेलेवेंट लगता जाएगा आप उसको एविडेंस एक्ट के सेक्शन के अकॉर्डिंग बताते जाएंगे कि आपको ये कहाँ पे रेलेवेंट लग रहा है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एविडेंस एक्ट पे अच्छी कमांड हो। उसके साथ ही ये फैक्ट कि वो पुलिस स्टेशन गया और उसने एफआईआर लॉन्च कराई रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी, क्योंकि ये सबसिक्वेंट कंडक्ट है उस कंप्लेनेंट का, और ये जो टेस्टिमनी थी इस कंप्लेनेंट की ये कोरोबोरेट करती है एफआईआर से, और कोरोबोरेशन की जाती है सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने फर्दर ये कहा कि उसने उसकी बाइसिकल को आइडेंटिफाई किया है, और आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग जो थी वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने कंडक्ट करी थी, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 हैं। उसने अपनी जो बाइसिकल है वो कोर्ट में भी आइडेंटिफाई करी। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये स्टोलन आर्टिकल है, जो स्टोलन बाइसिकल है उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहा है, और हमें पता है आइडेंटिटी रेलेवेंट होती है सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके साथ ही लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की जो टेस्टिमनी है वो कोरोबोरेट होती है प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 से, जो कि है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। उन्होंने भी आकर सेम यही बात कही है और प्रोसिक्यूशन विटनेस ने भी यही बात करी है, और इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की नहीं गई थी, तो हम लिखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन निल रही। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने फर्दर मिस्टर सी को प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की तरह एग्जामिन करवाया। उन्होंने आकर कोर्ट में कहा कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन रात में उन्होंने एक्यूज्ड डी को कंप्लेनेंट के घर के पास देखा था। ये जो सी हैं ये आई विटनेस हुए, तो इनकी जो टेस्टिमनी है वो बेस्ट एविडेंस होगी एज पर सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि इन्होंने जो भी फैक्ट कोर्ट में कहा है वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी निल रही। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने अपना थर्ड विटनेस सब इंस्पेक्टर बी को एग्जामिन करवाया, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 हैं, जिन्होंने आकर कहा कि उन्होंने अरेस्ट मेमो एग्जिबिट P2 प्रिपेयर किया एक्यूज्ड को अरेस्ट करके, जो कि रिक्वायरमेंट है 41B ऑफ CRPC की। साथ ही उन्होंने बाइसिकल को सीज किया और सीजर मीमो प्रिपेयर किया एग्जिबिट P3। विटनेसेस की प्रेजेंस में, जो विटनेस हैं वो ई और एफ हैं, यानी इनकी प्रेजेंस में ही ये मीमो प्रिपेयर किए गए हैं। साथ ही इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी कहा, और जब इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सजेशन रखा कि ये झूठा केस बना रहे हैं, तो इन्होंने उस सजेशन को डिनाई किया। देखिए अब यहाँ पैरा नंबर 10 में एग्जिबिट्स की बात की गई है। एग्जिबिट क्या होती है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पार्टी चाहती है कि कोर्ट की फाइल पर आए और कोर्ट उसे कंसीडर करे, तो वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिटेड होना चाहिए। एग्जिबिटेड मतलब कि जिस पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट बनाया है या जो पर्सन इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहा है उसने इस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया है। अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिटेड नहीं है तो वो जजमेंट राइटिंग के टाइम में कोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए जजमेंट राइटिंग जब हम एग्जाम में करेंगे तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रिपेयर किया गया है उसे आप एग्जिबिट करते हुए ही मार्क करेंगे। जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो क्रिमिनल केस में एफआईआर ही होती है, तो वह एग्जिबिट P1 होती है, और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आते जाएंगे उनको आप नाम देते जाएंगे, एग्जिबिट P1, P2, P3 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 और 5 ई और एफ को प्रोड्यूस किया, जिन्होंने अरेस्ट मीमो और सीजर मीमो पे अपने साइन किए थे और जिनके सामने अरेस्ट मीमो और सीजर मीमो बनाया गया था, पर इन्होंने कोर्ट में आकर प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया और ये हॉस्टाइल हो गए। अब जब ये हॉस्टाइल हो गए तो प्रोसिक्यूशन ने इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो जिस पार्टी ने अपने विटनेस को कॉल किया है वो ही उसे अब क्रॉस एग्जामिन करेगा, क्योंकि वो हॉस्टाइल हो चुका है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने ही उसे क्रॉस एग्जामिन किया, तब उन्होंने अपने जो साइन है सीजर मीमो पे और अरेस्ट मीमो पे, तो अपने सिग्नेचर तो उन्होंने एडमिट करे, साथ ही ये भी एडमिट किया कि एक्यूज्ड ने उन्हें डराया धमकाया है, तभी वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस कोर्ट में कॉल किया, जिन्होंने आकर कोर्ट में कहा कि उन्होंने आइडेंटिफिकेशन परेड करी थी और आइडेंटिफिकेशन मीमो एग्जिबिट P4 प्रिपेयर किया था। एग्जिबिट P4 डायरेक्टली एडमिसिबल होगा सेक्शन 291A ऑफ CRPC में, और साथ ही जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये रिबट
नहीं हुए। अब ये तो थे प्रोसिक्यूशन ने जितने भी विटनेस कॉल किए कोर्ट में। अब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पूरी हो जाने के बाद बात आती है 313 की, जो कि मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होने के बाद एक्यूज्ड को पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 में, जिसमें उसने कहा कि उसे पिछली रंजिश के कारण इस केस में फंसाया जा रहा है। साथ ही एक्यूज्ड ने कोई भी ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया इस बात का कि उनकी पहले से कोई दुश्मनी चली आ रही है। साथ ही जब प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 को एग्जामिन किया गया था, जो कि सब इंस्पेक्टर थे, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 ने भी अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा था कि उन्होंने किसी को झूठा नहीं फंसाया है इस केस में, इसलिए जो एक्यूज प्ली ले रहा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है वो टीनेबल नहीं है। साथ ही डिफेंस ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस ई और एफ हैं, जो कि इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया है केस उसके अगेंस्ट बिना किसी रीजनेबल डाउट के। ये बात सही है कि 2 विटनेस जिन्होंने अरेस्ट मीमो और सीजर मीमो पे जिनके सामने प्रिपेयर किया गया था और जिन्होंने साइन किए थे वो हॉस्टाइल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने अपने सिग्नेचर जो है एडमिट करे हैं दोनों मीमो पे, और क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एडमिट किया है कि वो इसलिए प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं करें क्योंकि एक्यूज ने उन्हें डराया धमकाया है। जो ये कंडक्ट है एक्यूज का कि उन्हें डराया धमकाया गया है, ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि इन्फ्लुएंस हुआ है फैक्ट इन इशू से। साथ ही ये सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी रेलेवेंट होगा क्योंकि जो भी इन्फरेंस आ रही है ये उसे सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही एक्यूज के इस कंडक्ट से कोर्ट एक एडवर्स इन्फ्रेंस भी एक्यूज के खिलाफ सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जो ये सेकंड प्ली थी एक्यूज की कि ये जो विटनेस थे ये हॉस्टाइल हो गए हैं, ये भी रिलायबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट प्रोसिक्यूशन ने ड्यूली प्रूव किए हैं कोर्ट के सामने, उनको देखते हुए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं उनको देखते हुए, तो उन सभी चीज़ को देखते हुए कोर्ट का ये व्यू है कि प्रोसिक्यूशन ने उन सभी नोडल पॉइंट्स को प्रूव किया है जो कि सर्कमस्टेंसेस की चेन को कंप्लीट करता है। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 की अनरिबट टेस्टिमनी से, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 थे कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 थे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और एग्जिबिट P2 से, एग्जिबिट P2 था अरेस्ट मीमो, यहाँ पे एग्जिबिट 2 की जगह एग्जिबिट 3 आना चाहिए क्योंकि एग्जिबिट 3 था हमारा सीजर मीमो से। ये बात प्रूव होती है कि ये जो बाइसिकल थी ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की है। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 यानी कि E और F जो थे ना, जो हॉस्टाइल हो गए थे उससे, और एग्जिबिट P3 से यानी उस सीजर मीमो से ये बात प्रूव होती है कि ये एक्यूज ही है जिसके पास से ये बाइसिकल रिकवर होती है। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 यानी कि कंप्लेनेंट और वो आई विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, इनकी बातों से और जो सीजर मीमो है उससे ये बात प्रूव होती है। साथ ही जो एक्यूज का कंडक्ट है कि उन्होंने थ्रेटन किया है इंडिपेंडेंट विटनेस को, उन बात से, उसके कंडक्ट से और प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, 2 और एग्जिबिट P3 से ये बात प्रूव होती है कि एक्यूज्ड ही वो पर्सन था जो कि घर में घुसा था कंप्लेनेंट के उस आधी रात में और बाइसिकल इसने चोरी करी थी। साथ ही अगर आपको कोई लैंडमार्क जजमेंट पता है तो आप वो साइट कर सकते हैं, पर अगर आप लैंडमार्क जजमेंट मेंशन कर रहे हैं बट आप श्योर नहीं है तो उस चीज़ को मेंशन ना करें। तो यहाँ पे इन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट साइट किया हुआ है जो कि है शरद बिद्री चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात की गई है कि प्रोसिक्यूशन ने जो भी फैक्ट्स प्रूव करे हैं एक्यूज के गिल्ट को प्रूव करने के लिए, वो एक चेन फॉर्म करते हैं जिससे ये बात क्लियर होती है कि एक्यूज ही ये पर्सन है जिसने ये ऑफेंस किया है और इससे एक्यूज का कोई इनोसेंस नहीं दिख रहा है। और सेक्शन 380 का जो एक्टेस रियस है वो प्रूव होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और एग्जिबिट P3 से कि इसने ये थेफ्ट कमिट किया है।
साथ ही जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट रहा है एक्यूज का कि उसने प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 और 4 को थ्रेटन किया है, और एग्जिबिट P3 जो आई है सीजर मीमो, और ये फैक्ट के उसको उसके घर के पास देखा गया था, और साथ ही ये बात कि उसने बाइसिकल वहां से मूव करी उसके इंटेंट को दिखाता है कि वो खुद को रॉन्गफुली गेन पहुंचाना चाहता था, और साथ ही उसकी डिसऑनेस्ट प्रूव होती है एज पर सेक्शन 24 ऑफ IPC। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट चार्ज जो फ्रेम किया था वो था सेक्शन 457 का, तो नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि सेक्शन 457 का जो एक्टस रियस है कि वो आधी रात में घर में घुसा ताला तोड़कर। ये बात प्रूव होती है प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की टेस्टिमनी से। साथ ही जो मेंसरिया चाहिए इंटेंशन टू कमिट दैट ऑफेंस, तो उसकी इंटेंशन भी थी जो कि उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो कि सीजर मीमो है उससे शो होता है। इसलिए कोर्ट ये हेल्ड करती है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव किया है, इसलिए एक्यूज्ड गिल्टी होता है सेक्शन 380 और सेक्शन 457 ऑफ IPC के लिए। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो जजमेंट है वो टेम्पररीली सस्पेंड किया जाता है ताकि एक्यूज्ड को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे एज पर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 सुना जा सके। उसके बाद यहाँ सेंटर में आप लिखेंगे रीहियरिंग। ये तभी करना है जब आप किसी क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड को कन्विक्ट करते हैं। अगर आप एक्यूज्ड को एक्विट करते हैं तो फिर रीहियरिंग नहीं होगी। यहाँ जो रीहियरिंग हो रही है वो क्वांटम ऑफ सेंटेंस भी हो रही है कि एक्यूज्ड को गिल्टी तो कर दिया, पर कितनी सज़ा अब उसे देनी है उसके लिए हियरिंग होगी, जिसमें प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड दोनों को सुना जाएगा। तो यहाँ पैरा नंबर 17 में लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सुना गया क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने प्रे किया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वहीं एक्यूज ने कहा कि एक्यूज के खिलाफ लीनियंसी बरतनी चाहिए क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, 19 ईयर्स ओल्ड है, तो उसे प्रोबेशन लॉ में भी बेनिफिट मिलना चाहिए और उसका ये पहला ऑफेंस है और इससे पहले उसका जो कंडक्ट था वो गुड रहा है। तो इस केस में इस ऑफेंस के ग्रेव नेचर को देखते हुए कोर्ट को ये ठीक नहीं लगता है कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए प्रोबेशन पे छोड़े एक्यूज्ड को सेक्शन 360 में या फिर सेक्शन 346 ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का कोई बेनिफिट दे। ऐसा कोर्ट को नहीं लगता है क्योंकि ये जो ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है ये जो लॉ और ऑर्डर है उसको हार्म करता है, जो सोसाइटी की सिचुएशन है उसको हार्म करता है, और अगर कोई लीनियंट ट्रीटमेंट इस एक्यूज के साथ बरता जाता है तो एक कॉमन मैन का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशल सिस्टम में वो लॉस होगा। तो इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये फॉलोइंग सेंटेंस एक्यूज के खिलाफ देती है। यहाँ पे जब आप सेंटेंस देंगे तो आपको एक टेबल फॉर्म करनी है जहाँ पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, एक्यूज का नाम, किस सेक्शन में कन्विक्ट किया, कितनी आप सज़ा देना चाहते हैं, कितना फ़ाइन देना चाहते हैं, और अगर फ़ाइन नहीं पे किया जाता तो कितनी सज़ा होगी। तो सबसे पहले क्योंकि एक्यूज्ड ए ही है उसके खिलाफ 2 सेक्शन में चार्ज फ्रेम किया है तो दोनों सेक्शन को आप अलग अलग कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ 457 में हम उसको दे रहे हैं 1 साल की सज़ा। यहाँ सज़ा आप कितनी भी दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो एक्ट में सज़ा दी गई है आपको उससे बाहर नहीं जाना, और जो आपकी अपनी लिमिट है क्योंकि एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट फौज क्लर्क 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो आपको अपनी वो लिमिट और एक्ट में जो सज़ा दी गई है उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही सज़ा देनी है। उस लिमिट से ज़्यादा आप सज़ा नहीं दे सकते, उस लिमिट से कम आप कितनी भी सज़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पे 457 में 1 साल की सज़ा जो कि सिंपल इम्प्रिजमेंट है, और फाइन भी 1000 रुपये दिया जा रहा है, और अगर फाइन पे नहीं करता तो 15 दिन की और सज़ा होगी। सेक्शन 380 में 1 साल की सज़ा, 2000 रुपये फाइन, और अगर फाइन पे नहीं करता तो 15 दिन की सज़ा। नेक्स्ट पैरा में आप लिख देंगे सेक्शन 31 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग जो ये दोनों ऑफेंस की पनिशमेंट है ये कंकरेंटली रन करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे जो फाइन की इम्प्रिजमेंट हमने लिखी है कि अगर पैसे पे नहीं करे तो 15 दिन की और सज़ा होगी। तो ये सज़ा जो सब्सटेंटिव पीरियड है यानी 1-1 साल पूरा गुजार लेने के बाद ये सज़ा अंडरगो करेगा एक्यूज। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 428 की स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली गई है कि जितना टाइम एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान वो इम्प्रिजमेंट में रहा है उतना टाइम सेट ऑफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 446A ऑफ CRPC में एक्यूज से बेल बॉन्ड जो भरवाए गए थे वो कैंसिल होते हैं और एक्यूज को कस्टडी में लिया जाता है ताकि जितनी भी सेंटेंस उसको दी है वो उसको सर्व कर सके। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि एक्यूज से सेक्शन 437A के बॉन्ड विद श्योरिटीज़ भरवा दिए गए हैं ताकि अगर एपलेट कोर्ट में अपोजिट पार्टी जाती हैं तो ये एपलेट कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो और इनकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की हो।
नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि जो बाइसिकल सीज करी थी वो कंप्लेनेंट को डिलीवर की जाती है, उससे 452 ऑफ CRPC के बॉन्ड भरवा कर, और अगर ये बॉन्ड क्यों भरवाए जा रहे हैं कि अगर एपिलेट कोर्ट के सामने इसे पेश होना पड़ता है या इस आर्टिकल को पेश करना पड़ता है तो वो पेश करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जितना फ़ाइन इसे इम्पोज किया गया है उस फाइन में से 500 रुपये विक्टिम को दिए जाएंगे एज कंपनसेशन। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे ये जो जजमेंट की कॉपी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज को दी जाती है सेक्शन 363 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे कि ये जो जजमेंट है ये डेटेड, साइंड और प्रोनाउंस किया गया है ओपन कोर्ट में। राइट हैंड साइड पे साइन कर देंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे दोबारा से क्रॉस साइन, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर दोबारा से साइन होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। आई होप ये जजमेंट आपको क्लियर हो गया होगा।